गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य संगम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में पढ़ेंगे और उसको जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये क्लास बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि बीपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उसमें जो टीजीटी और पीजीटी के क्वेश्चंस बने थे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से, यहाँ से लगभग दोनों प्रश्नों को मिला के 5 से 6 प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए आज की क्लास से हम लोग 5 से 6 प्रश्नों को के लिए तैयारी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। ये क्लास इसलिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। हम यहाँ इजी प्रश्न को नहीं लेके आए हैं। जो प्रश्न मतलब ये है 100% उम्मीद है कि हाँ ये प्रश्न बन सकता है, पिछले प्रश्न पत्र को देखते हुए वही हम प्रश्न लेके आए हैं। टाइम पास करने के लिए हम कोई भी प्रश्न यहाँ उठा के नहीं लेके आए। आप लोग खुद ही देखिएगा तो आप लोग खुद कमेंट में बताइएगा क्या ये मैं बात सही कर रही हूँ या गलत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा कैसे शुरू हुई। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा दतासी ने किया है। इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी रखा। इन्होंने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। ठीक, फ्रेंच भाषा में की। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन वर्ष क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। ये डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पूछ सकता है कि इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी कितने भागों में विभक्त है। तो 2 भागों में, यहाँ आप देख सकते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो पहला भाग है उसका प्रकाशन वर्ष 1839, जो दूसरा भाग है उसका प्रकाशन वर्ष है 1847। अगर पूछे कि गारसा दतासी द्वारा जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया था उनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो याद रखिए इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। ठीक, अगर पूछे कि यह पुस्तक किस भाषा में थी, तो फ्रेंच भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसका द्वितीय संस्करण 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। अभी हम लोग देखे हैं कि प्रथम संस्करण जो था उसमें 2 भागों में विभक्त हुआ था, जिसका कि प्रकाशन वर्ष है 1839 और 1847। अब यहाँ कह रहा है इसका द्वितीय संस्करण कितने भागों में विभक्त हो गया, तो द्वितीय संस्करण में ये 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1871 है। ये प्रश्न टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। ठीक, इस पुस्तक में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 और उर्दू के 666 कवि हैं। यह ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया है, यानी यह ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया है। कि कहने का मतलब है कि जैसे ए है, बी है, सी है, तो जिस कवि का नाम ए से था उसको इन्होंने पहले रखा है, जिसका बी से था उसके बाद रखा, ऐसे इसी को वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। इस ग्रंथ में एंदुई के लिए हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी यानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त हुआ है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो गारसा दतासी द्वारा लिखी गई पुस्तक है उसमें जो नाम दिया गया एंदुई, उसका क्या अर्थ होगा, तो उसका अर्थ है हिंदी और हिंदुस्तानी का अर्थ है उर्दू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ में वर्णित हिंदी रचनाकारों संबंधी सामग्री का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से 1952 ईस्वी में प्रकाशित कराया। यहाँ कह रहा है कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ में वर्णित हिंदी रचनाकारों संबंधी सामग्री का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से 1952 ईस्वी में प्रकाशित कराया। ठीक है, ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास गारसा दतासी द्वारा लिखा गया था, जिसका नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, उसका हिंदी अनुवाद किसने किया, प्रश्न पूछ सकता है। तो ध्यान रखिए डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। किस नाम से किया, तो हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। किस
किस सन में? 1952 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखते हैं। तज़किरा-ए-शुअरा हिंदी नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा 1848 ईस्वी में लिखा गया। तज़किरा-ए-शुअरा हिंदी, ठीक, मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया 1848 ईस्वी में। दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित इस ग्रंथ में 1004 कवियों का विवरण दिया गया है, जिसमें 62 कवि हिंदी से संबंधित है। अभी गारसा दत्तासी द्वारा लिखा गया था, उसमें 72 कवि हिंदी से संबंधित थे और 666 कवि जो है उर्दू से संबंधित थे। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है 104 कवियों को का विवरण इन्होंने दिया है, लेकिन उसमें से 62 कवि हिंदी के हैं, बाकी सब उर्दू के हैं। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा गया है, किंतु नामकरण नहीं किया गया। इसको पूछ सकता है कि सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान किस ग्रंथ में रखा गया है, तो तज़किरा-ए-शुअरा हिंदी में रखा गया है। इसे तबकासुरा भी कहा जाता है। तज़किरा-ए-शुअरा हिंदी का एक और नाम है तबकासुरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित ग्रंथ है। जो भाषा काव्य संग्रह है उसके रचयिता है महेश दत्त शुक्ल, और इसका प्रकाशन वर्ष 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है। ठीक है, अगर पूछे महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो भाषा काव्य संग्रह। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1873 ईस्वी में। और इसमें एक मुख्य बात यह है कि यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है। ठीक है, यहाँ स्टार लगा लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। यह ग्रंथ 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम 1000 से ज़्यादा यानी 1003 भाषा कवियों का विवरण दिया गया है। इसी से यह बाद के इतिहासकारों के लिए आधार भी रहा। सबसे ज़्यादा जो विवरण दिए हैं भाषा कवियों का विवरण, यानी मिश्र बंधु ने शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ में जो शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, उसमें 1000 से ज़्यादा भाषा कवियों का विवरण दिया है, और इसी से यह बाद के इतिहासकारों के लिए आधार भी रहा। यानी इससे कुछ कवियों को लेकर इन्होंने आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कुछ कवियों का वर्णन यहीं से लेके किया है। ठीक है, आगे है। इसके पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने तथा उत्तरार्ध में 1003 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अभी ऊपर देखे हैं गारसा दत्तासी की पुस्तक में वर्णानुक्रम पद्धति, और इसमें भी वर्णानुक्रम पद्धति। ठीक है, अगला देखते हैं। इस ग्रंथ में काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे दिया है इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित है। ठीक है, इस ग्रंथ का प्रकाशन सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। बहुत से विद्वानों ने इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना है। इसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास को संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक किया गया था। ठीक है, ये प्रश्न आप पूछता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना गया है, तो याद रखिएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। अगर पूछे द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लेखक कौन है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, इसमें पहली बार कवियों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को उद्घाटित भी किया गया है। संपूर्ण ग्रंथ 11 अध्यायों में विभक्त है तथा प्रत्येक अध्याय एक काल का सूचक है। हर अध्याय का नामकरण भी किया गया है। इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया है, जिनमें से 886 कवियों के विवरण की आधार शिव सिंह सरोज है। इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल 16वीं-17वीं सदी को स्वर्ण युग कहा था। डॉक्टर किशोरलाल गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। साहित्य इतिहास में यह ग्रंथ नींव का पत्थर माना गया है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कालक्रम का
ध्यान रखा गया है। पहली बार इसमें कालक्रम के अनुसार कवियों को रखा गया है, जैसा कि इसके पहले जो रचना हुई थी उसमें वर्ण के अनुसार, वर्ण क्रमानुसार रखा गया था कवियों को, इसमें काल क्रमानुसार, जो कि उचित है। ठीक है। यहाँ ये भी पूछ सकता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है कितने अध्यायों में विभक्त है, तो 11 अध्यायों में विभक्त है। और इसमें कवियों की कुल संख्या कितनी है, तो 952 कवियों को शामिल किया गया है, जिनमें से 886 कवियों के विवरण का आधार जो है शिव सिंह सरोज है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से जो ग्रंथ रचित किए थे, रचना किए थे, उसमें से 886 कवियों को इन्होंने लेके अपने ग्रंथ में इन्होंने उन लोगों का विवरण दिया है। और इसमें एक और बात कर रहा है कि सर्वप्रथम भक्ति काल 16वीं से 17वीं सदी को स्वर्ण युग कहा था। ये प्रश्न बन सकता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा था, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और ये पूछे कि जॉर्ज ग्रियर्सन का जो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है, उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो डॉक्टर किशोर लाल गुप्त ने इसका अनुवाद किया था। किस नाम से, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। किस सन में, 1957 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस साहित्य इतिहास में यह ग्रंथ नींव का पत्थर माना गया है। नींव का पत्थर किसको माना गया, तो नींव का पत्थर जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ को माना गया। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त हैं, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ था। इसमें 4591 कवियों को शामिल किया गया। इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया। ग्रियर्सन काल विभाजन एवं नामकरण कर चुके थे, लेकिन व्यवस्थित रूप देने का श्रेय मिश्र बंधुओं को जाता है। आइए समझते हैं। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नाम से इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है कि मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है, तो कोई और दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मिश्र बंधुओं में ये 3 लोग शामिल थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ट्रिक से याद कर सकते हैं, गस्यासु। ठीक, गस्यासु से याद कर सकते हैं कि ग से गणेश बिहारी, स्या से श्याम बिहारी और सु से सुखदेव बिहारी। ठीक है। और ये पूछता है कि मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है, तो मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में। और इसमें कवियों की बात करें तो इसमें कवियों की संख्या है 4591। लगभग 5000 कवियों को इन्होंने शामिल किया था। एक और यहाँ पे प्रश्न बन रहा है कि इन्होंने संपूर्ण इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया, तो 5 कालों में विभाजित किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे प्रश्न दिया है, एडविन ग्रिव्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। ठीक है, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए। सन 1920 ईस्वी में एफीके ने अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। यहाँ 2 लोग हैं, एडविन ग्रिव्स महोदय ने 1917 में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जबकि इनका जो इतिहास ग्रंथ है 5 भागों में है। और 1920 में एफ.ई.के महोदय ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा है। दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगला क्या दिया है, आगे है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित ग्रंथ है। यह हिंदी का सर्वाधिक प्रख्यात ग्रंथ है। यह ग्रंथ मूलतः नागरिक पिछड़ाई सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। इसमें रचनाकारों के इतिवृत्त की बजाय उनके रचनात्मक वैशिष्ट्य पर अधिक बल दिया गया। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए तत्कालीन विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में हिंदी साहित्य के इतिहास को विश्लेषित किया है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न ऐसे बनता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो रचित है, यह तो सबसे प्रख्यात है, सब मानते हैं। यह नागरिक पिछड़ाई सभा द्वारा प्रकाशित हुई थी। ये पूछता है कि सबसे पहले किस भूमिका के रूप में प्रकाशित हुई थी, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से
प्रकाशित हुई थी। किस सन में? 1929 ईस्वी में। ठीक है। अगर पूछे कि ये किस पद्धति पर लिखें तो विधेयवादी पद्धति पर लिखें। विधेयवादी पद्धति में 3 चीज़ आती है, जाति, वातावरण और क्षण। इन जाति, वातावरण और क्षण को यह ध्यान रखते हुए इन्होंने इतिहास ग्रंथ को लिखा है, जो कि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, इस ग्रंथ में 1000 कवियों को और लेखकों को शामिल किया गया है। शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को क्रमशः कवि वृत्त संग्रह, बड़ा कवि वृत्त संग्रह तथा बड़ा भारी प्रकांड कवि वृत्त संग्रह नाम से अभिहित किया है। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलगाते हुए पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया गया। संपूर्ण इतिहास का इतना तार्किक एवं सुव्यवस्थित काल विभाजन किया कि परवर्ती इतिहास ग्रंथों में प्रायः उसका ही प्रयोग किया गया। यहाँ पे कह रहा है कि शुक्ल ने जो शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को क्रमशः कवि वृत्त संग्रह, बड़ा कवि वृत्त संग्रह तथा बड़ा भारी प्रकांड कवि वृत्त संग्रह नाम से अभिहित किया है। और संपूर्ण इतिहास का इतना तार्किक एवं सुव्यवस्थित काल विभाजन किया कि परवर्ती इतिहास ग्रंथों में प्रायः उसका ही प्रयोग किया गया। ये जैसा इतिहास ग्रंथ लिख दिए कि बाद में से जितने लोग आए, बच्चन सिंह, चाहे जितने कवि हुए, सब इनको ही अपना इनके ही इतिहास ग्रंथ को अपनाते हुए आगे अपना इतिहास ग्रंथ वो लोग रचना करते हैं इतिहास ग्रंथ की। आगे क्या दे रहा है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से पुस्तक लिखी, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1938 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथों को 7 प्रकरणों में विभक्त किया। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्यकार 693 ईस्वी से स्वीकार किया। ठीक है। अगर पूछे कि रामकुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है, तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है उनकी पुस्तक का नाम। इसका प्रकाशन वर्ष है 1938। और अगर पूछे कि इन्होंने अपने संपूर्ण ग्रंथ को कितने भागों में विभाजित किया है, तो 7 प्रकरण में विभाजित किया है। और स्वयंभू को इन्होंने पहला कवि माना है, हिंदी का पहला कवि। ये भी प्रश्न बन सकता है कि हिंदी का पहला कवि वर्मा ने किसको माने हैं, तो स्वयंभू को माने हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, छायावादी कवि रामकुमार वर्मा रचित इस इतिहास ग्रंथ में उनकी काव्यात्मक भाषा ने पाठकों को आकर्षित किया था। अपनी विस्तृत सामग्री, उसकी आकर्षक प्रस्तुति एवं भाषा के कारण यह ग्रंथ प्रभाव छोड़ने में सफल रहा। इसमें सिर्फ आदिकाल व भक्तिकाल 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की अवधि को ही स्थान मिला है। आगे का भाग वे नहीं लिख पाए। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य तथा निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्य नाम दिया। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछ सकता है कि निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य नाम से किसने अभिहित किया है, तो रामकुमार वर्मा ने। और निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्य नाम कौन दिया है, तो रामकुमार वर्मा ने। आगे देखते हैं। आगे है, इसमें अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को भी शामिल कर संधिकाल शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। वर्मा जी ने इसी से आदिकाल को संधिकाल एवं चरणकाल कहा था। ये प्रश्न बनता है कि आदिकाल को संधिकाल एवं चरणकाल नाम किसने दिया, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो चलिए, अब तक हम लोगों ने थ्योरी को पढ़ लिया। अब हम इससे रिलेटेड अभ्यास प्रश्न करेंगे, यानी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमको पता चले कि हम कितना उस पर ध्यान देकर पढ़े हैं, कितना हमारे दिमाग में ये बात घुसी है। चलिए देखते हैं। पहला दिया है, गारसा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए 1848 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1868 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1871 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1888 ईस्वी में। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1871 ईस्वी में। एक क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? ऑप्शन ए हिंदी शब्द सागर, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य कोश, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य सागर, ऑप्शन डी हिंदी सरित सागर। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में छपा था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, महेश दत्त शुक्ल, शिव सिंह सेंगर। भाषा काव्य संग्रह के लेखक हैं महेश दत्त शुक्ला। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ कितने अध्यायों में विभक्त है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी
16। तो जॉर्ज ग्रेसन का इतिहास ग्रंथ जो है 11 अध्यायों में विभक्त है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं एडविन ग्रिप्स, FE.K, ग्रियर्सन, कोई नहीं। तो ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं FE.K। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधुओं के इतिहास को किस नाम से अभिहित किया है? ऑप्शन ए कवि वृत्त संग्रह, ऑप्शन बी बड़ा कवि वृत्त संग्रह, ऑप्शन सी बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मिश्र बंधुओं के इतिहास को इन्होंने बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह के नाम से अभिहित किया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 7वां प्रश्न है, आदिकाल को संधिकाल एवं चरणकाल नाम किसने दिया था? ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। तो संधिकाल एवं चरणकाल आदिकाल को किसने कहा था? ऑप्शन बी रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन वर्ष है? ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1988। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है 1938 में लिखा गया था, 1938। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और इसके लेखक की बात करें तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। तो चलिए, अब तक हम लोगों ने हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा से ये हम लोग थ्योरी भी पढ़ लिए और इससे रिलेटेड प्रश्न भी कर लिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।